डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट पेपर के अगले टॉपिक की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। आज के टॉपिक का विषय है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मूलभूत आर्थिक समस्याएं। मैंने पहले भी चर्चा करी है कि हर अर्थव्यवस्था को, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, उसे किसी न किसी रूप में कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें समाधान भी करना पड़ता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक समस्याएं आखिर है क्या, और उन आर्थिक समस्याओं का जनक कौन है, यानी वो आर्थिक समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, उनके कौन कौन से ऐसे कारण हैं, उन सब की हम बात करेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ मूलभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने वाले संसाधन हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक संसाधन नहीं होते हैं कि वह हर व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरा कर सके। इसलिए अर्थव्यवस्था के समक्ष ये चुनौती खड़ी हो जाती है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अर्थ किन वस्तुओं का उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक प्रयोगों वाले संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम जैसे संसाधनों को किस तरह से उपयोग में लिया जाए, उनका कुशलतापूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि कितने संसाधनों का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए करना है, तो कितने संसाधनों का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए करना है। अर्थशास्त्र में हम जनरली दो उदाहरण लेकर के चलते हैं, पहला मक्खन का उत्पादन और दूसरा बंदूक का उत्पादन। तो हर अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वह अपने कितने संसाधन मक्खन के उत्पादन में लगाना चाहती है और कितने साधनों का उपयोग वह बंदूकों के उत्पादन में लगाना चाहती है। ये अर्थव्यवस्था की प्रकृति पर, अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है। साधनों के विभिन्न उपयोगों में बंटवारे संबंधी इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि आर्थिक समस्या यही कहलाती है, अर्थात सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं के बीच का चुनाव। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या से संबंधित है। यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के वितरण की समस्या ही नहीं है, वरन भविष्य में उनके विकास की समस्या भी है। इसलिए आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य के साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। ये एक इसका प्रीफेस है, इसकी भूमिका है आर्थिक समस्याओं की। अब हम बात करते हैं आर्थिक समस्या की परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। जैसे पहली परिभाषा एक हम बात करते हैं प्रोफेसर रॉबर्ट याह के अनुसार, आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है और आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। दूसरी परिभाषा आती है प्रोफेसर लेफ्टविच। उनके अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित संसाधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से संबंधित है। कुल मिलाकर के दोनों परिभाषाओं का लबोलवाब यह है कि आर्थिक समस्या का संबंध क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करने से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। आर्थिक समस्या के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। जैसा मैंने पहले चर्चा करी कि आर्थिक समस्या पैदा क्यों होती है, आर्थिक समस्या का उद्गम क्यों होता है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है
कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो पदार्थों और सेवाओं के उपयोग द्वारा संतुष्ट की जा सकती हैं, वो अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकता को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उनका कोई और छोर नहीं है। हर पल आवश्यकताएं एक के बाद एक आवश्यकता उत्पन्न होती है। आवश्यकता बढ़ने के क्या कारण है उस पर हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आवश्यकता बढ़ने का कारण मनुष्य की आय, यानी उसका आय का स्तर, या उसका रहन सहन का स्तर, या उसके पास उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का स्तर है, वो सब निर्धारित करते हैं। यानी हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व रंगीन टेलीविजन की कोई मांग नहीं थी, परंतु अब लगभग सभी परिवारों में रंगीन टेलीविजन की ही मांग होती है। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की मांग नहीं की जाती है। समय के साथ साथ और दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं, चाहे वो वीडियो कैमरा है, या फिर वो लैपटॉप है, या टैब है, या एंड्रॉयड फ़ोन है, इनकी भी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसी इसी तरह से जैसे जैसे आय का स्तर सुधर रहा है, वैसे वैसे कीमती कारों की, वीसीआर, डीलक्स कारों की, कंप्यूटर की, कैलकुलेटर की, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की, और उसके अलावा घरों में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी मांग निरंतर बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी निश्चित समय में प्रत्येक समाज में आवश्यकताएं हैं, वो असीमित होती हैं, और उनको पूरा करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा काम होता है। इसके बाद दूसरा कारण है सीमित संसाधन या दुर्लभ संसाधन। जैसा पहले भी हमने चर्चा करी है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है। भूख लगने पर रोटी, फल या दूध की आवश्यकता होती है, बीमार होने पर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता पड़ती है, सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी के लिए हमें वो यानी इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साधन जुटाने होते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि पानी तथा वायु को प्राप्त करने के लिए आपको कोई त्याग नहीं करना पड़ता अथवा कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है, जबकि रोटी, फल, दूध, डॉक्टर की सेवाओं के लिए आपको किसी न किसी रूप में त्याग करना पड़ता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। इस आधार पर आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहले है निःशुल्क पदार्थ, और दूसरे हैं जिनके शुल्क देना पड़ता है, जिनका हमें शुल्क दे करके खरीदते हैं, जिनके बदले में खरीदने के बदले में हमें कुछ पे करना पड़ता है। निःशुल्क पदार्थ उन वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कीमत नहीं देनी पड़ती है, अथवा किसी दूसरी वस्तु सेवा का त्याग नहीं करना पड़ता है। जिसमें हवा है, पानी है, इसके लिए हमें कोई वो कीमत नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा विपरीत दूसरे ऐसे संसाधन हैं जिनके लिए जो जो शुल्क देकर के हम खरीदते हैं, जिनमें रोटी, फल, डॉक्टर, वकील आदि की फीस, ये सब। इसलिए कहने का तात्पर्य ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो सीमित होते हैं, जबकि निःशुल्क पदार्थों की मात्रा है जिसमें उन्हें असीमित माना जाता है। यद्यपि वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते संसाधनों के चलते पानी जैसी वस्तु को असीमित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र की भाषा में
जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है, जिनके बदले में कीमत पे करनी पड़ती है, उनकी मात्रा सीमित होती है। इस तरह से आवश्यकता को पूरा करने वाले अधिकतर साधन सीमित होते हैं। यहाँ सीमित शब्द का मतलब रिलेटिविटी से है, सापेक्षता से है। यहाँ उसको निरपेक्ष रूप में हम नहीं परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे संसाधन को हम सीमित संसाधन भी कहते हैं या दुर्लभ संसाधन भी कहते हैं। इस तरह के साधनों से हमारा अभिप्राय प्राकृतिक, मानवीय तथा मनुष्य द्वारा निर्मित उन संसाधनों से है जिनके द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से मोटे तौर पे भूमि, श्रम, पूंजी, एंटरप्राइज, उद्यम, इन 4 आधारों पर साधनों का वर्गीकरण किया जाता है और इन उत्पादन के साधनों के द्वारा अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन करके आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या एक मूलभूत समस्या है और ये समस्या साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता के चलते पैदा होती है। इस तरह से मोटे तौर पे अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का उद्गम होता है और ये आर्थिक समस्याएं क्या हैं, इन पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में हर अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वो इन आर्थिक समस्याओं से रूबरू होती है, इनका समाधान करती हैं और उस समाधान के मार्फत ये अ, पूरी होती हैं और इस तरह से आर्थिक समस्या का अर्थशास्त्रीय दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है और इसी आधार पर हम आर्थिक घटनाओं का आगे विश्लेषण भी करते हैं। आर्थिक विश्लेषण अ, को अंजाम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।